रूपाली उस खाई में छुपकर देखने लगती है। तभी सलोनी उसके पीछे से आती है और रूपाली को धक्का देकर खाई में धकेल देती है। बचाओ सलोनी, मैं नीचे गिर रही हूँ। तुम नीचे गिर जाओ, इसीलिए तो तुम्हें धक्का दिया मैंने। कुछ ही क्षणों में रूपाली गिर जाती है। वडनगर राज्य में रहने वाला बूढ़ा धोबी दामोदर अपनी दोनों बेटियों के साथ बात कर रहा था। मेरी प्यारी बेटियों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझसे राज्य में घूमकर लोगों के कपड़े लेकर आने का काम नहीं होता है। हाँ पिताजी, आपकी बात सही है। आपकी आयु हो गई है, इसलिए अब आप ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। हाँ बेटी, परंतु मुझ पर तुम दोनों का दायित्व है। जब तक मैं उस दायित्व से मुक्त नहीं हो जाता, मुझे काम करना ही पड़ेगा। बस मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता है। हाँ हाँ, अवश्य पिताजी, हम दोनों मिलकर आपकी सहायता करेंगे। आज से हम दोनों राज्य में कपड़े लेने और बाद में उन्हें सब घरों में पहुंचाने के लिए जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर हम कब तक ऐसे दूसरों के मैले कपड़े धोकर अपना गुजारा करेंगे? पिताजी, मुझे तो लगता है कि हमें किसी और व्यवसाय के विषय में विचार करना चाहिए, जो हमें कम समय और श्रम में अधिक धन कमा कर दे। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? कम श्रम में कभी भी अधिक फल नहीं मिलता। ऐसा कौन सा काम हो सकता है कि उसमें कम श्रम करने पड़ते हैं? जी, कदाचित तुम्हें इस विषय की जानकारी नहीं है। मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि उसके पिताजी यही काम करते हैं। दूसरे राज्य में कई प्रकार के वस्त्र मिलते हैं जो हमारे राज्य में नहीं मिलते। वो उन वस्त्रों को यहाँ लेकर आते हैं और हमारे राज्य के गरीब कपड़े सिलने वालों से उन वस्त्रों के सुंदर कपड़े बना लेते हैं। फिर वो उन वस्त्रों को जाकर दूर के राज्यों में भारी मूल्य में बेच देते हैं। इससे उन्हें भी अधिक मूल्य मिलता है और हमारे राज्य के गरीब दर्जी को भी काम मिल जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अपने साथ दूसरे का भी भला कर रहे हैं तुम्हारे सहेली के पिताजी। हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा ही कुछ काम करना चाहिए, जिससे हम केवल हमारा ही नहीं अपितु समाज के हित के लिए भी कुछ कर सके। परंतु हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। हम भी उन्हीं वस्त्रों को लेकर किसी दूसरे राज्यों में जाकर बेच सकते हैं। मुझे पता है कि वो वस्त्र कहाँ मिलते हैं। पिताजी, आपका क्या विचार है? तुम्हारी बात तो सही है। तुम दोनों जाकर आओ उस राज्य में। तुम दोनों साहसी हो, होशियार हो। यदि तुम पर कोई संकट आ जाए तो तुम उस संकट का सामना कर सकती हो। ठीक है पिताजी, हम दोनों हमारे प्रवास का आयोजन कर लेते हैं। जितनी जल्दी हम जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। सलोनी बहुत खुश हो जाती है। उसे ये धोबन बनकर दूसरों के वस्त्र धोना अच्छा नहीं लगता था। रूपाली बड़ी और सलोनी छोटी बेटी थी। वैसे तो दोनों बहुत सुंदर थीं, परंतु रूपाली सलोनी से थोड़ी ज्यादा सुंदर और होशियार थी। इसलिए सलोनी मन ही मन उससे जलती थी। दोनों अपने प्रवास के लिए निकलती हैं। दोनों जाते जाते वन में पहुंच जाती हैं। दोनों चलते हुए बहुत थक गई थीं। सलोनी, हम बहुत देर से चल रहे हैं। मुझे थकान महसूस हो रही है। हम कहीं रुक जाते हैं। हाँ, थक तो मैं भी गई हूँ। हम यहीं एक सुरक्षित स्थान देखकर रुक जाते हैं। दोनों एक गुफा देखकर उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। दोनों अपने साथ लाया हुआ भोजन खाती हैं और गुफा में सो जाती हैं। कुछ देर के बाद उन्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। बाबूलाल, आज तो बहुत सारा धन चुरा लिया है हमने। हाँ, इस बार तो बहुत धन एकत्रित हो गया है। हम इस गुफा में छुपे रहते हैं। ये स्थान हमारे लिए सुरक्षित है।
हाँ, गुफा में कोई आता जाता नहीं है, इसलिए इस गुफा में रहना और इस धन को छुपाना उचित है। सलोनी और रूपाली उन दोनों की बातें सुन लेती हैं। तभी कालिया दोनों को देख लेता है और कौन हो तुम दोनों और हमारी बातें छुपकर क्यों सुन रही हो? ये दोनों कहीं महाराज की गुप्तचर तो नहीं है? हमें पकड़ने के लिए यहाँ आई हैं। यदि ये गुप्तचर है तो आसपास सैनिक भी हो सकते हैं। इन दोनों के बाहर जाने से पहले हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों हमें पकड़कर ही रहेंगी। कालिया और बाबूलाल दोनों रूपाली और सलोनी के पास आने लगते हैं। सलोनी, सावधान हो जाओ, ये दोनों चोर बहुत भयानक है। इनके पास शस्त्र भी हो सकते हैं, हमें इनका सामना करना पड़ेगा। हाँ, मैंने छड़ी हाथ में ही रखी है और मैंने अपनी कमर के पास चाकू भी रखा है। यदि उन्होंने ज्यादा कुछ करने का प्रयास किया तो इन पर चाकू से हमला कर दूंगी। बाबूलाल और कालिया जैसे ही रूपाली और सलोनी के पास आते हैं, दोनों उन्हें छड़ी से पीटने लगती हैं। उनके ऐसे अचानक पीटने का विचार कालिया और बाबूलाल ने नहीं किया था, इसलिए वो दोनों चौंक जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दोनों लड़कियां उन पर इस प्रकार से हमला कर देंगी। वो दोनों बौखला जाते हैं और गुफा से बाहर भाग जाते हैं। दोनों का चुराया हुआ धन उसी गुफा में था। जीजी, ये देखो कितना सारा धन है यहाँ। वो चोर तो हमसे डरकर सब कुछ यहीं छोड़कर भाग गए। हाँ, ये धन तो बहुत ज्यादा है। यदि ये सब धन हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। परंतु हम ये धन कैसे ले सकते हैं? ये धन तो चोरी का है। क्यों नहीं ले सकते? ये धन हमने नहीं चुराया है, वो चोर तो इसे यहीं छोड़कर भाग गए हैं। हमें तो नहीं पता कि उन्होंने ये धन कहाँ से चुराया है। फिर भी मुझे ये धन लेना उचित नहीं लग रहा और मुझे लगता है कि हमें इस धन के 2 हिस्से कर लेने चाहिए। एक हिस्सा तुम रख लो और एक हिस्सा मैं रख लेती हूँ। सलोनी रूपाली को समझाने लगती है। कुछ देर के बाद रूपाली मान जाती है और दोनों धन को बांटकर आधा आधा रख लेते हैं। अगली सुबह दोनों आगे जाने लगती हैं। दोनों चलते चलते वन के ऐसे भाग में पहुंच जाती हैं जहां एक बड़ी खाई थी। वो खाई इतनी गहरी थी कि यदि कोई उसमें गिर जाए तो उसका मृत शरीर मिलना भी असंभव हो जाए। रूपाली आगे चल रही थी, तभी उसके पीछे, मुझे इतना धन तो प्राप्त हुआ है, परंतु मुझे यदि और ज्यादा धन प्राप्त करना है और वो भी कम श्रम में, तो मुझे रूपाली के पास जो धन है उसे भी प्राप्त करना होगा। परंतु कैसे करूं? ये रूपाली तो पहले ही चोरी का धन लेने के लिए ना कह रही थी। इससे उसका धन मांगूंगी तो इसे लगेगा कि मैं लालची हूँ, परंतु कुछ तो करना ही पड़ेगा। सलोनी कुछ विचार करती है और, जीजी रुक जाओ। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? वो देखो, उस खाई में क्या है? क्या दिख रहा है तुम्हें खाई में? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे जीजी, उस खाई में एक सुंदर हिरण चल रहा है। देखिए, मैंने तो इतना सुंदर हिरण आज तक नहीं देखा। क्या सुंदर हिरण? कहाँ है? मुझे भी देखना है वो हिरण। वो देखो, वही है खाई में। जरा झुककर देखो, दिख जाएगा तुम्हें भी। रूपाली उस खाई में झुककर देखने लगती है। तभी सलोनी उसके पीछे से आती है और रूपाली को धक्का देकर खाई में धकेल देती है। बचाओ सलोनी, मैं नीचे गिर रही हूँ। तुम नीचे गिर जाओ, इसीलिए तो तुम्हें धक्का दिया मैंने। कुछ ही क्षणों में रूपाली गिर जाती है। सलोनी आसपास देखती है कि उसे किसी ने देखा तो नहीं। सलोनी खुश हो जाती है कि रूपाली को धक्का मारते उसे किसी ने नहीं देखा। सलोनी रूपाली का धन उठा लेती है। अब आगे जाने का कोई उपयोग नहीं।
मेरे पास अब पर्याप्त धन एकत्रित हो गया है। अब मैं इस धन को लेकर पिताजी के पास जाती हूँ, परंतु रूपाली के विषय में पूछा तो उनसे कह दूंगी कि उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गई। सलोनी ऐसा विचार करते हुए अपने घर जाने के लिए वापस लौटने लगती है। वन के मार्ग से जाते हुए सलोनी बहुत खुश होती है। तभी उसे एक सुंदर राजकुमार दिखाई देता है। राजकुमार शिकार के लिए आया हुआ था और एक सुअर का शिकार करने के लिए उसके पीछे जा रहा था। कितने सुंदर राजकुमार हैं। यदि इस राजकुमार से मेरा विवाह हो जाए तो मेरे जीवन के सभी प्रश्न हमेशा के लिए मिट जाएंगे। पर ये राजकुमार मुझसे विवाह करेंगे, मुझे उन्हें अपने सौंदर्य और साहस से प्रभावित करना पड़ेगा, तभी ये मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सलोनी विचार करते हुए आगे आने लगती है। राजकुमार सुअर की ओर बढ़ रहा होता है और सुअर उसके सामने ही खड़ा हो जाता है। सलोनी अपना चाकू उस सुअर की तरफ फेंकती है और अचूक निशाना लग जाता है। चाकू सुअर के शरीर में जाता है और सुअर का शिकार हो जाता है। राजकुमार देवदत्त पीछे मुड़कर देखते हैं। अद्भुत निशाना है तुम्हारा सुंदरी। कौन हो तुम? तुम कोई शिकारी हो? नहीं राजकुमार, मैं तो एक धोबी की बेटी हूँ। व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में गई थी। धन प्राप्त करके अब अपने राज्य लौट रही हूँ। तुम्हारे साथ कोई नहीं है? तुम अकेले ही व्यापार करने चली गई थी, वो भी इस घने वन के मार्ग से? तुम्हें भय नहीं लगा? नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे सदा ही साहस और धैर्य का महत्व समझाया है, इसलिए मैं बिना भय के अकेली कोई भी कार्य कर सकती हूँ। अद्भुत हो तुम, जितनी सुंदर उतनी ही साहसी। सच कहूँ तो मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी, जो दिखने में भी इतनी सुंदर हो और इतनी साहसी हो। मोहित तो मैं भी आप पर हो गई हूँ राजकुमार, परंतु मैं एक गरीब लड़की हूँ और आप राजकुमार। हमारा मेल कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम इतनी सुंदर हो। किसी भी राज्य की रानी बनने के लिए जो भी गुण आवश्यक होते हैं वो सब तुम में है। चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आता हूँ। तुम्हारे पिताश्री से बात करके उनसे विवाह की अनुमति लेकर हम तुम्हें मेरे राज्य में ले जाऊंगा, जहाँ हमारा विवाह संपन्न होगा। मेरे माता पिता मेरी हर बात मानते हैं और उन्हें ये विश्वास है कि मैं कुछ भी अनुचित नहीं करता। राजकुमार की ये बात सुनकर सलोनी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो खुश होकर राजकुमार के साथ अपने घर आती है। उसे आया हुआ देखकर दामोदर, सलोनी, तुम आ गई। इससे पहले कि दामोदर रूपाली के बारे में कुछ पूछे, सलोनी उसे चुप करा देती है और पिताजी, देखिए तो हमारे घर कौन आया है। राजकुमार अंदर आते हैं। आइए राजकुमार। ये कौन है? ये राजकुमार देवदत्त है पिताजी, हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार। मुझे वन में मिले थे। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ महोदय। क्या आप मुझ जैसे एक गरीब धोबी के बेटी से शादी करना चाहते हैं? हाँ महोदय, आपकी बेटी सौंदर्यवती होने के साथ बहुत साहसी भी है। वन में अकेली जाकर आ गई है। मुझे पहली नजर में ही आपकी बेटी से प्रेम हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपके पिताजी इस विवाह के लिए अनुमति देंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए महोदय। जब सलोनी का सौंदर्य और उसके साहस के विषय में पिताश्री सुनेंगे, तब मेरे पिताश्री इस विवाह के लिए ना नहीं कहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, परंतु मुझे पहले अपनी बेटी से एकांत में बात करनी है। सलोनी, अंदर चलो। सलोनी समझ जाती है कि दामोदर को क्या कहना होगा। वो दामोदर के साथ अंदर चली जाती है।
सलोनी, ये सब क्या है? ये राजकुमार अचानक कैसे आ गए? और रूपाली कहाँ है? मैं जब तुम्हें पूछ रहा था तब तुमने मुझे बीच में क्यों रोक लिया? पिताजी, एक बहुत बुरी खबर है। हम दोनों जब लौट रही थीं, तब वन के मार्ग से आते हुए जीजी का पैर फिसल गया और वो एक गहरी खाई में गिर गई। मैंने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, पर जीजी इतनी गहरी खाई में गिरी कि मैं कुछ नहीं कर पाई। ये देखिए, हम दोनों ने अपनी बुद्धि से ये धन भी अर्जित किया था और खुशी से दोनों घर लौट रही थी। हमें तो लगा था कि प्राप्त किए हुए धन को देखकर आप अपनी बेटियों पर गर्व महसूस करेंगे, पर नियति को ये सब मंजूर नहीं था। मेरी प्यारी जीजी को ऐसे ही मुझसे छीन लिया। रूपाली की मृत्यु हो गई है, ये सुनकर दामोदर बहुत दुखी होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब, पिताजी, आपको जीजी की मृत्यु से बहुत दुख हुआ है, ये मैं समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत दुख हुआ है, परंतु अभी हमारे सामने राजकुमार देवदत्त का प्रस्ताव है। मैंने वन में राजकुमार की सहायता की और राजकुमार मुझसे प्रेम करने लगे। मेरे जीवन में दुख और सुख दोनों एक ही समय पर आ गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहन के जाने का दुख मनाऊं या मेरे भविष्य में होने वाली सुखद घटना का आनंद व्यक्त करूं। तुम सही कह रही हो बेटी। रूपाली के जाने का दुख तो बहुत है, परंतु तुम्हारे भविष्य के विषय में विचार करना भी मेरा ही दायित्व है। चलो, मैं राजकुमार से बात करता हूँ। सलोनी और दामोदर बाहर आते हैं। तो महोदय, क्या विचार किया आपने? राजकुमार, सलोनी ने मुझे सब बता दिया है और मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। आप अपने माता पिता से अनुमति लेकर आइए, उसके बाद दोनों का विवाह हो जाएगा। राजकुमार देवदत्त और सलोनी दोनों खुश हो जाते हैं। राजकुमार देवदत्त अपने राज्य में आकर अपने माता पिता महाराज सोमदत्त और महारानी देवयानी से सलोनी के विषय में बात करते हैं। सलोनी के सौंदर्य और उसके साहस के विषय में सुनकर महाराज और महारानी को बहुत खुशी होती है और वो विवाह के लिए अनुमति दे देते हैं। राजकुमार देवदत्त और सलोनी का विवाह हो जाता है। सलोनी महाराज सोमदत्त और महारानी देवयानी को बहुत पसंद आती है। एक दिन, महाराज, अब हमारे पुत्र का विवाह हो गया है। मुझे लगता है कि अब आपको राज सिंहासन का त्याग करके देवदत्त को सिंहासन पर बिठा देना चाहिए। आप कब तक राज्य का भार उठाते रहेंगे? देवदत्त को जितनी शीघ्र ये दायित्व मिलेगा, उतनी ही शीघ्र वो आपकी तरह एक उत्तम राजा बन पाएगा। हाँ महारानी, मैं भी उसी विषय में विचार कर रहा था। राजपाट को समय देते देते अब मैं भी थक गया हूँ। हमारा पुत्र देवदत्त कुशल है, साहसी है, हर विद्या में पारंगत है। अब समय आ गया है कि उसे राजा बना दिया जाए। हमारी प्रजा भी देवदत्त से बहुत प्रेम करती है। प्रजावासियों को उसके राजा बनने का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्नता होगी। हाँ, आपकी ये बात सत्य है। और अब सलोनी भी है देवदत्त की सहायता करने के लिए। हाँ, मैं आज ही देवदत्त से इस विषय में बात करता हूँ। फिर हम राजगुरु से कहकर एक अच्छा खासा मुहूर्त देखकर पुत्र देवदूत का राज्याभिषेक कर देंगे। कुछ समय के बाद महाराज देवदत्त और सलोनी को बुलाते हैं। पिताश्री, आपने हमें बुलाया? हाँ पुत्र, तुम्हारा विवाह हो गया है और अब तुम एक राजा बनने के लिए योग्य बन गए हो। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि अब तुम्हारा राज्याभिषेक करके तुम इस राज सिंहासन पर बैठ जाओ। क्या? परंतु पिताश्री, इतनी जल्दी क्यों? जल्दी नहीं पुत्र, यही उचित समय है। अब तुम्हारे पिताश्री वृद्ध हो रहे हैं,
अभी यदि तुम राजपाट का दायित्व ले लोगे तो वो तुम्हें सहायता कर सकेंगे और तुम्हें भी एक उत्तम राजा बनने के लिए उचित समय मिलेगा। पुत्री सलोनी भी तुम्हारी सहायता कर सकती है। राज्य में भी सब प्रजावासी तुम्हारे राजा बनने पर प्रसन्न होंगे। ठीक है, यदि आपका यही आदेश है तो मैं तैयार हूँ। मुझे राज्य के प्रति अपना दायित्व पूर्ण करने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो मैं हमारे राजगुरु से पूछकर राज्याभिषेक की तिथि निश्चित करता हूँ। पुत्री, तुम भी अपने पिताजी के पास संदेश भेज देना। ठीक है महाराज। राजकुमार देवदत्त के राज्याभिषेक की बात सुनकर सबसे ज्यादा खुशी सलोनी को होती है। वो अकेली अपने कक्ष में बैठी थी। तब कितनी अच्छी बात है, अब मैं महारानी बनूंगी। मैंने कभी विचार नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस दिन मैंने रूपाली को धक्का देकर खाई में धकेल दिया था। आज तक मुझे वो बात खाए जा रही है, परंतु अब समझ आ रहा है मैंने जो किया वो सही था। यदि रूपाली राजकुमार के सामने आ जाती तो राजकुमार मुझसे नहीं उससे प्रेम करने लगते और मेरी जगह उसका विवाह राजकुमार से हो जाता। मैं तो समझ रही थी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझसे पाप हो गया है। लेकिन अगर मैं ये पाप नहीं करती तो मुझे इतनी खुशी कैसे मिलती? इसका अर्थ है कि मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मैं इस राज्य पर राज करने के लिए ही जन्मी हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब राजकुमार देवदत्त महाराज और सलोनी महारानी बन चुकी थी। सलोनी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम राजकुमारी विद्यावती था। सलोनी इतने सुख में थी कि कभी कभी उसे लगता था कि उसके सुख को उसकी ही नजर न लग जाए। एक दिन, इतने वर्ष बीत गए आज उस बात को, परंतु आज तक किसी को भी ये पता नहीं चला कि आखिर रूपाली के साथ हुआ क्या था। मेरी योजना सफल हो गई। पिताजी को दुख हुआ, परंतु वो मेरा सुख देखकर रूपाली की मृत्यु की बात को भूल गए हैं। अब सब कुछ अच्छा है और मेरे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मेरी बेटी भी इतनी सुंदर है। यदि मैंने कुछ अनुचित किया होता तो मुझे उसका दंड मिलता, परंतु आज तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। इसका अर्थ है मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। तभी देवदत्त आते हैं। क्या हुआ महारानी, आप अकेले क्या विचार कर रही हैं? कितने वर्ष बीत गए हैं ना हमारे विवाह को, और इतने वर्षों में हमने कितने सुख का अनुभव किया है। हाँ, आपकी ये बात तो सत्य है। जब से हमारा विवाह हुआ है हमने केवल सुख का ही अनुभव किया है। इस राज्य का महाराज बन गया। माँ और पिताश्री भी प्रसन्न हैं। हमारी इतनी सुंदर राजकुमारी है। राज्य का कार्यभार उत्तम पद्धति से चल रहा है। एक मनुष्य को अपने जीवन में सुख चाहिए। सत्य कहूँ तो मैं अपने इस जीवन को पाकर अत्यंत संतुष्ट हूँ। हाँ, मैं भी आपके साथ बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब सलोनी की बेटी राजकुमारी विद्यावती 16 साल की हो जाती है। वो किसी अप्सरा के जैसी सुंदर लगने लगी थी। महाराज, हमारी बेटी अब बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी है। मुझे लगता है कि उसका विवाह कर देना चाहिए। हाँ, आपकी बात तो सही है, परंतु अपनी बेटी को दूर करने का मैं विचार भी नहीं कर सकता। एक दिन राजकुमारी विद्यावती के पेट में अचानक दर्द उठता है। वो दर्द से करहाने लगती है। अरे, क्या हुआ अचानक? तुम्हें पेट दर्द कैसे होने लगा? रुको, राजवैद्य जी को बुलाती हूँ। सलोनी राजवैद्य को बुलाती है।
राजवैद्य जी को राजमहल में आया देखकर महाराज देवदत्त भी विद्यावती के कक्ष में आते हैं। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? पता नहीं महाराज, अचानक इसके पेट में दर्द होने लगा। राजवैद्य जी, आप कुछ कीजिए शीघ्र। राजवैद्य जी राजकुमारी विद्यावती का परीक्षण करते हैं और उन्हें औषधि देते हैं। कुछ समय के लिए विद्यावती को आराम मिलता है। अगले दिन फिर से विद्यावती के पेट में वैसा ही दर्द होने लगता है। फिर से राजवैद्य आते हैं। राजवैद्य जी, कुछ कीजिए, मैं मेरी बेटी को ऐसे पीड़ा में नहीं देख सकता। राजवैद्य जी राजकुमारी विद्यावती को फिर से औषधि देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमारी का दर्द दिन ब दिन बढ़ने लगता है। राजवैद्य जी के साथ और भी कई वैद्य दिन रात राजकुमारी के उपचार का प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी की भी औषधि का राजकुमारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। सलोनी और महाराज देवदत्त से उनकी बेटी की पीड़ा देखी नहीं जा रही थी। महाराज, अचानक ये सब क्या हो गया है? किसकी नजर लगी है हमारे सुख को? इतने वर्षों तक हमने कितने सुख का अनुभव किया है, और अभी ये सब हमारी प्यारी बेटी को क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है महारानी। इतने वैद्य आए राजकुमारी के उपचार के लिए। हमने दूर दूर से कितने ज्यादा मूल्य की औषधियाँ मंगवाई, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं हो रहा है। तभी राजवैद्य जी आकर कहते हैं, महाराज, हमारी किसी भी औषधि का राजकुमारी के रोग पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। राजवैद्य जी, आप ही बताइए, मैं विद्यावती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? किस राज्य में कोई तो ऐसा वैद्य होगा जो उपचार कर सके? महाराज, हमारे शत्रु राज्य में ऐसे एक दिव्य वैद्य हैं जो कदाचित राजकुमारी के रोग का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बेटी के लिए मुझे अपने शत्रु के सामने घुटने भी टेकने पड़े तो मैं करूंगा। महाराज देवदत्त अपने शत्रु के पास जाते हैं और उनसे बात करके वापस अपने राज्य आते हैं। फिर क्या हुआ महाराज? क्या कहा उस राजा ने? महारानी, उन्होंने कहा है कि यदि हमें उनके राजवैद्य से हमारी बेटी का उपचार कराना है तो हमें अपना राज्य उन्हें देना पड़ेगा और बनवासी बनना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा? मेरे पास उनके प्रस्ताव को हाँ कहने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। हमें कल ही इस राज्य का त्याग करके वन में जाना है। वन में ही वो वैद्य विद्यावती पर उपचार करेंगे। राज्य, सारे सुख और संपत्ति छोड़कर सलोनी को जाना पड़ रहा था और ये देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी वो वन में आते हैं और आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। शत्रु राज्य के वैद्य विद्यावती पर उपचार करना शुरू करते हैं। रात को जब सलोनी सो रही थी तब उसे एक सपना आता है और उसके सपने में रूपाली आती है। क्या हुआ सलोनी, कैसी हो? इतने सालों तक तुमने बहुत सुख भोगा है। मेरे हिस्से का सुख तुम भोग रही थी। उस दिन मेरे हिस्से का धन तुमने मुझे मारकर अपना बना लिया। कदाचित राजकुमार मुझे देखते तो उनसे मेरा विवाह हो जाता। तुमने मेरे सुख छीने थे, परंतु अब वो सब चला जाएगा जो तुमने मुझसे छीना है। इसका अर्थ है कि तुमने मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी बेटी का उपयोग किया? नहीं, मैंने तुम्हारी बेटी का उपयोग नहीं किया है, बल्कि मैंने ही तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारा सब छीन लिया है। मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्मी हूँ। तुम्हें लग रहा था कि तुमने मेरी हत्या की और फिर भी तुम बच गई। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुम्हें कोई दंड प्राप्त नहीं हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। हमारे कर्मों को हमें भुगतना ही पड़ता है। तुमने मेरी हत्या करके जो प्राप्त किया था वो सब तुमसे दूर चला जाएगा।
तुम्हारा राज्य और तुम्हारी संपत्ति तो पहले ही जा चुकी है। अब देखो आगे क्या होता है। सलोनी का सपना टूट जाता है। उसे अपने देखे हुए सपने को याद करके बहुत भय लगने लगता है। दूसरे दिन दामोदर सलोनी से मिलने आता है। सलोनी अपने पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। बेटी, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब मेरे कर्मों की सजा है जो मेरी बेटी भुगत रही है। ये क्या कह रही हो बेटी? तुमने ऐसा क्या किया है? सलोनी रोते रोते दामोदर को सब बता देती है। दामोदर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तुम जैसी नीच व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम सच में अपने कर्मों के फल भुगत रही हो। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, परंतु मुझे अपनी बेटी को बचाना है। आप कोई उपाय बताइए। इसमें मेरे जैसा सामान्य मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। इस स्थिति का उपाय कोई महात्मा ही कर सकता है। सलोनी और दामोदर एक बड़े महात्मा के पास आते हैं। सलोनी महात्मा को सब बताती है। तुमने मुझे जो कुछ बताया उससे सिद्ध होता है कि तुम्हें अपने कर्मों के फल मिलकर ही रहेंगे। मैं तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता, परंतु और कुछ दिन उसका जीवन बढ़ा सकता हूँ। महात्मा सलोनी को एक पोटली देते हैं और कहते हैं कि इसमें जो भस्म है वो तुम्हारी बेटी को पानी में मिलाकर पिला दो। इससे तुम्हारी बेटी के शरीर में तुम्हारी बहन की जो आत्मा है वो शांत हो जाएगी। उसका प्रतिशोध शांत हो जाएगा। तुमने पिछले जन्म में भी कई बार ऐसे ही कर्म किए हैं। दूसरों से घृणा करने का तुम्हारा स्वभाव जब तक तुम नहीं त्यागती तब तक तुम्हारे दंड खत्म नहीं होंगे। महात्मा की बात सुनकर सलोनी को बहुत दुख होता है। महात्मा जी, आपने सत्य कहा है। मुझे ये न्याय मान्य है, परंतु मुझे एक बार अपनी बहन से बात करनी है। महात्मा जी अपनी सिद्धि से रूपाली को सलोनी के सामने खड़ा करते हैं। जी जी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। मैंने लालच में तुम्हारी हत्या का पाप किया है। इस जन्म में मुझे जो भोगना है वो मैं भोग कर ही रहूंगी। ये अब मुझे पता चल गया है, परंतु तुमसे क्षमा मांगकर मेरे मन को थोड़ा संतोष मिल रहा है। सलोनी महात्मा का दिया हुआ भस्म विद्यावती को पिला देती है। कुछ दिनों बाद विद्यावती की मृत्यु हो जाती है। दुख से भरी सलोनी तपस्या करने बैठती है। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद सलोनी के पाप धुल जाते हैं। उसे अपना राज्य वापस मिलता है। वो महाराज देवदत्त के साथ फिर से राजमहल में रहने लगती है। सलोनी अब एक सुंदर बेटे को जन्म देती है, जिसके जन्म से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं।